हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एड्स के बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस वीडियो के अंदर हम नीट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक इसमें डिस्कस होने चाहिए सारे करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपको एड्स समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एड्स के बारे में, इसकी डेफिशिएंसी, इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है ये और नाम के आगे लगा हुआ है एक्वायर्ड। नाउ एक्वायर्ड का मतलब ये जो पर्सन है वो इसे अपने लाइफ स्पैन के दौरान क्या करता है, एक्वायर करता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। वाई सिंड्रोम? सिंड्रोम इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, अ कलेक्शन ऑफ मैनी डिजीज। एड्स के अंदर इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा लो हो जाती है कि उसमें बहुत छोटे छोटे वायरस या जिनकी औकात नहीं है हमें बीमार करने की, वो भी हमें बीमार करके चले जाते हैं। सबसे पहला जो केस वर्ल्ड में एड्स का आया था वो 1981 के अंदर रिपोर्ट हुआ था। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में पहला जो केस है वो 1986 के अंदर रिपोर्ट हुआ था। ओके, टी हेल्पर जो सेल होती है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो जाती है इस डिजीज के अंदर, और टी हेल्पर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उसका काम है जाकर एक्टिवेट करना टी किलर सेल को और बी लिम्फोसाइट सेल को। ओके, इस टॉपिक पे हम एक वीडियो बनाएंगे, आपको आई बटन में इसका लिंक मिलेगा। अभी के लिए बात करते हैं एड्स के बारे में। अगर मैं एड्स के वायरस का स्ट्रक्चर देखूं तो स्ट्रक्चर मैं जरा ड्रॉ करता हूं क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से कुछ उसकी मेम्ब्रेन मिलेगी। इस मेम्ब्रेन के ऊपर आपको एंटीजेंस मिलेंगे, ऐसे आपको एंटीजेंस मिलेंगे। ये एंटीजेंस इंपॉर्टेंट है। यहां पे बेसिकली मेरे को दो टाइप के एंटीजन मिलते हैं। एक का नाम होता है GP120 और एक का नाम होता है GP41। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, GP120 जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू CD4। ये CD4 क्या चीज है? ये एक रिसेप्टर है बेटा। ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है मैक्रोफेज के ऊपर और ये प्रेजेंट होता है टी हेल्पर सेल पे। तो अगर कोई ये बच्चा ये सवाल पूछता है कि HIV का जो वायरस है, एड्स को करवाने के लिए जो जिम्मेदार है वो है HIV का वायरस जिसका हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। इसका जो एंटीजन है GP120, ये मैक्रोफेज को और टी हेल्पर सेल को ही टारगेट क्यों करता है? क्योंकि इसके पास जो एंटीजन है ना वो बाइंड ही करता है उस रिसेप्टर के साथ जो कि लगा हुआ है मैक्रोफेज पे और टी हेल्पर पे। ओके, इसके बाद में आपको यहां पे ऐसे प्रोटीन कोट मिलेगा। वैसे इसमें दो तरीके के प्रोटीन कोट होते हैं, इतना एडवांस स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ना। आप ये जान के चलिए कि ये इसका इनर प्रोटीन कोट है और इसके बाहर भी प्रोटीन कोट आपको मिलेगा। अंदर अगर मैं देखूंगा प्रोटीन कोट के अंदर तो यहाँ पे मुझे 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA मिलेंगे। तो 2 सिंगल स्ट्रैंड RNA जो है इसका एज ए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करते हैं। ओके, ये जो मैंने लेयर बनाई है ये वाली, ये है लिपिड की लेयर है। दिस इज लिपिड बाइलेयर। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, तो मैं एंजाइम्स यहां पे लिख के चलता हूं। एक एंजाइम आपको मिलेगा यहां पे इंटीग्रेज। इन सभी एंजाइम का हम काम देखेंगे आगे। एक एंजाइम आपको यहां पे मिलेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या चीज होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? देखिए, DNA से RNA बनना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर RNA से DNA बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। जो एंजाइम इस काम को करवाए वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और जो ऑर्गेनिज्म इसे परफॉर्म करे, ज्यादातर इसे परफॉर्म करने वाले वायरसेस होते हैं, उन वायरस को हम बोलते हैं रेट्रोवायरस। सो व्हाट इज रेट्रोवायरस? द वायरस विच कैन परफॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? RNA से DNA बनाना। नाउ आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक और एंजाइम आपको मिलेगा जिसका नाम है प्रोटीएज।
तीनों ही एंजाइम यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं कि मोड ऑफ एक्शन कैसा है। तो मोड ऑफ एक्शन सबसे पहले तो ये 2 सेल पे अटैक करता है, एक तो टी हेल्पर पे करता है और एक मैक्रोफेज पे करता है। मोड ऑफ एक्शन दोनों का ही सेम है। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं, ये भाई अपनी मैक्रोफेज सेल है। इस मैक्रोफेज सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे डीएनए है। यहाँ पे है अपना वायरस। तो बेसिकली ये वायरस यहाँ पे आया, इसके पास में ये 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए हैं। इसने इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करने के बाद में इसने अपना आरएनए यहाँ पे डाल दिया। अब ये अपने आरएनए से पहले क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। एंजाइम आपको पता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पे काम में आएगा। ये जो डीएनए है ये जाता है इसके साथ में जाकर चिपक जाता है। बेसिकली क्या है कि ये जो होस्ट सेल का डीएनए है, दिस इज होस्ट सेल डीएनए, इसके साथ में अपना ये जो है ये है वायरल डीएनए, ये जाकर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। और इसको करवाने के लिए जो एंजाइम काम में आएगा वो है इंटीग्रेज। अब जब ये इनकॉर्पोरेट यहाँ पे हो गया है तो मैं चलो यहाँ पे दिखा देता हूं। अब इसके बाद में ये क्या करेगा, प्रोसेस यहाँ पे करेगा और प्रोसेस कर कर बहुत सारे आरएनए बनाएगा, वायरल आरएनए, साथ में बनाएगा बहुत सारे प्रोटीन। और इन वायरल आरएनए और प्रोटीन की वजह से न्यू वायरसेस जो हैं वो फॉर्म हो जाएंगे बहुत सारे। सो दिस इज न्यू वायरस। एक बात यहां पे ध्यान से सुनना कि मैक्रोफेज के अंदर ये प्रोसेस चलती है एज इट इज प्रोसेस ये टी हेल्पर सेल में चलती है। और यहां पे ये जो सेल है बेसिकली अब ये क्या बन चुकी है, वायरस फैक्ट्री बन चुकी है, क्योंकि यहां से अब लगातार नए नए वायरस प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब ये जो नए नए वायरस प्रोड्यूस हो रहे हैं ये जाकर आगे नई नई सेल्स को ढूंढेंगे और उन पे अटैक कर देंगे। वायरस फैक्ट्री जो बनती है वो है मैक्रोफेज। जब अटैक दोनों पे हुआ तो वायरस फैक्ट्री सिर्फ मैक्रोफेज क्यों बनी, इसके पीछे का रीजन ध्यान से सुनना। टी हेल्पर सेल फिजिकली वीक होती है, इस वजह से वो इस पूरी प्रोसेस को झेल नहीं पाती और मर जाती है। इसी वजह से टी हेल्पर सेल का लगातार नंबर कम होता है, डिक्रीज होता है। जबकि मैक्रोफेज जो है वो सहन कर लेती है, टॉलरेट कर लेती है और वायरस फैक्ट्री की तरह काम करती रहती है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, अलग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बेसिकली सिम्टम्स वगैरह। तो सिम्टम्स में जो चीजें आपको ध्यान रखनी है वो एक है बाउट्स ऑफ फीवर। नाउ फीवर की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे आपने पढ़ी होगी फीवर विद चिल्स। बाउट ऑफ फीवर का मतलब होता है कि सीक्वेंस में फीवर आना, जैसे सुबह फीवर आ गई, शाम को उतर गई, अगले दिन फिर आ गई, 2 दिन आराम रहा लेकिन फिर से तीसरे दिन पे फिर से फीवर आ गई, यानी सीक्वेंस में फीवर का आना। एक होता है सस्टेन्ड हाई फीवर, यानी लगातार फीवर का चलते रहना। तो बाउट्स ऑफ फीवर इसका एक सिम्टम है। इसके अलावा डायरिया एक मेजर सिम्टम है। एंड आपको जो भी पेशेंट होगा इसका उसे वेट लॉस देखने को मिलेगा। टी हेल्पर का अमाउंट यहां पे सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। टी हेल्पर का अमाउंट अगर कम हुआ तो डेफिशिएंसी आ गई इम्यूनिटी की, और डेफिशिएंसी की वजह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी औकात नहीं है हमें बीमार करने की, वो भी, जैसे फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम, एक होता है टॉक्सोप्लाज्म। ये टॉक्सोप्लाज्म जो है एक प्रोटोजोन है, ये डिजीज कर देता है हमारे अंदर, एंसेफ्लाइटिस कर देता है, ये मतलब दिमाग में सूजन आ जाती है इसकी वजह से। ये भी हमें क्या कर देते हैं, इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। इवन सीवियर एचआईवी के केस में एड्स के पेशेंट को अगर वो ब्रेड तक खा ले तो जो ब्रेड से जिससे बनती है फंगस से, वो तक उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। तो इतनी ज्यादा इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें एचआईवी की मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो सबसे फेमस वो है सेक्सुअल रूट के थ्रू। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आपने ऐसी जगह से ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया है जो स्क्रीनिंग नहीं करते, स्क्रीनिंग एक टेस्ट होता है जिसके अंदर हम ब्लड में देख लेते हैं कि भाई कौन कौन से पैथोजन वगैरह प्रेजेंट है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा प्लेसेंटा से भी कई बार क्या हो जाता है, ये वायरस क्रॉस कर जाता है, तो ट्रांसप्लेसेंटल रूट हम इसे बोलते हैं, ट्रांसप्लेसेंटल रूट।
ओके। इसके अलावा जो इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स हैं उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि एक झुंड में बैठते हैं और एक ही इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। उसी इंजेक्शन से सारे लोग जो है आपस में इंजेक्शंस लगाते हैं, एक दूसरे से ड्रग कंज्यूम करते हैं। तो अगर किसी एक को भी HIV एड्स होगा तो वो क्या है, वो फैल जाएगा। इसके अलावा आप अनस्टेरिलाइज्ड इक्विपमेंट्स का यूज होने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। मतलब आप किसी सर्जन के पास गए, जो ब्लेड था या जो फोर्सेप वगैरह थी वो स्टेरिलाइज नहीं थी, उस पर वायरस था, कट लगा, इंसीजन हुआ, तो फिर आपको भी बीमारी हो सकती है। आप किसी बार्बर शॉप पे गए और वहाँ पे भी आपको कट लगा, अगर ब्लेड बार बार उसने चेंज नहीं की है, हर एक पर्सन के लिए अलग ब्लेड होनी चाहिए, तो भी आपको चांसेस हैं कि HIV हो सकता है। हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारी मेथड्स हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के हैं। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ मेयर टच से या फिर किसी को टच करने से, उसके साथ खाना खाने से HIV एड्स नहीं फैलता। HIV एड्स फैलने के लिए डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट होना जरूरी है। ओके। मिसकंसेप्शन है ये कि हम अगर किसी एड्स पेशेंट के साथ में खाना खा लेंगे, फिजिकल टच रखेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें, भाई हमें पता कैसे चलेगा कि कोई पेशेंट एड्स से ग्रस्त है या नहीं है, तो हम एक तो टेस्ट करते हैं एलाइजा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। देखो, दो तरीके के टेस्ट होते हैं। एक तो होता है कंफर्मेटरी टेस्ट, मतलब जिससे 100% श्योरिटी होती है कि भाई हाँ बीमारी है, और एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट जिससे अंदाजा लगाया जाता है। तो एलाइजा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, और ये जो टेस्ट है वो एक्चुअल में डिपेंड होता है, मतलब इसका जो मेथड है काम करने का वो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। कंफर्मेटरी जो टेस्ट है इसका वो है वेस्टर्न ब्लोटिंग। दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट। वेस्टर्न ब्लोटिंग जो है हम PCR में यूज करते हैं। PCR, RT-PCR आपने नाम सुना होगा जरूर। कोविड के टाइम पे हम टेस्ट करवाते थे RT-PCR, तो PCR मशीन का इसमें यूज होता है और ये एक रिलायबल तरीका है टेस्ट करने का। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट में हम बहुत सारे ड्रग्स देते हैं। एक फेमस कैटेगरी है ड्रग की, हाल्ट की जो फुल फॉर्म है वो है हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, यानी हम इसमें एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं। इन ड्रग्स का काम क्या होता है, ये रिट्रोवायरस जो ये प्रॉपर्टी है कि भाई RNA से DNA बनता है, इसको रोका जा सके। ओके। इसके अलावा एक और ड्रग है ज़िडोफ्यूडिन, AZT भी बोलते हैं इसे, ये भी हम देते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ड्रग्स का नाम, अगर नीट UG की बात करूं तो मैं। ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि डेथ को रोक देगा। डेथ इज इनएविटेबल, वो तो मरना ही है। बट ये क्या करेगा कि थोड़ा, मान लो कि वो 5 साल में मरने वाला था तो हो सकता है कि उसकी लाइफ 10 साल तक बढ़ा दी जाए, अगर ये प्रॉपरली मेडिकेशन वगैरह से होता है तो। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये कोई ऐसी बीमारी तो है नहीं कि भाई चल रहे थे, मार्केट में गए थे, और मार्केट इन द सेंस भाई जहाँ पे खाना वगैरह मिलता है या फिर कोई सब्जी वगैरह, तो वहां पे गए थे चलते फिरते और घर पे लौट के आए तो एड्स लेके आए, ऐसा तो होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक कॉन्शियसनेस की वजह से फैलने वाली बीमारी है, ऐसे सब कॉन्शियसली नहीं फैलती। ओके, आपने कुछ ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से आपको ये हुई है, तो प्रिवेंशन इसका किया जा सकता है। और यहाँ पे एक NCERT की इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें हम बोलते हैं डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, मतलब इग्नोरेंस में मत रहिए और उसकी वजह से मरिए मत। यहाँ पे हम NACO की बात करेंगे। NACO इज बेसिकली नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। NACO बात करते हैं और इसका सिंबल कुछ ऐसा नजर आता है।
ये आपने पक्का कहीं स्पोर्ट्स वगैरह टीम में या फिर टीवी पे एड्स वगैरह ज़रूर देखी होगी। साउथ अफ्रीका की टीम एक दिन, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो साउथ अफ्रीका की टीम की जर्सी का कलर ग्रीन है वैसे तो, बट एक दिन वो पिंक जर्सी में खेलती है और वो बेसिकली इसी दिन को बनाते हैं नाको की तरफ से एड्स के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी और बहुत सारी वीडियोस हैं भी बहुत सारे टॉपिक्स की, तो आप वो देखिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए। थैंक यू सो मच।